हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ई स्निपेट्स। मैं डॉक्टर सुरुचि तिवारी आज आप लोगों के साथ जो टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है अडैप्टिव रेडिएशन इन प्राइमेट्स। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर 2019 में यूपीएससी पे एक क्वेश्चन भी आया है टू एक्सप्लेन अडैप्टिव रेडिएशन इन प्राइमेट्स। तो आइए चलते हैं और अपना लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग प्राइमेट्स में अडैप्टिव रेडिएशन को डिस्कस करें, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अडैप्टिव रेडिएशन होता क्या है। अडैप्टिव रेडिएशन टर्म जो है वो कॉइन किया था एच.एस. ऑसबर्न ने इन ईयर 1902 और अडैप्टिव रेडिएशन refers to those evolutionary groups that have exhibited an exceptional extent of adaptive diversification into a variety of ecological niches, with such divergence often occurring extremely rapidly. ये डेफिनेशन सुनने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगती है, बट अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो समझेंगे, तो आप इसको पार्ट्स में अगर देखेंगे तो इट विल बी वेरी एक्सप्लेनेटिव। इट इज वेरी एक्सप्लेनेटिव और आपको समझने में बहुत आसान पड़ेगा। अब देखिए, अडैप्टिव रेडिएशन हमको किन में देखने को मिलता है। पहला पार्ट इसका है कि हमको अडैप्टिव रेडिएशन एवोल्यूशनरी ग्रुप्स में देखने को मिलता है, और जो शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं मींस शो करते हैं क्या, अडैप्टिव डाइवर्सिफिकेशन। अडैप्टिव डाइवर्सिफिकेशन से यहाँ पे मतलब है कि बहुत अलग अलग तरह का अडैप्टेशन हमको शो करते हैं इनटू अ वैरायटी ऑफ इकोलॉजिकल निशेस। निशेस जो होती हैं वो आपका एक जो हैबिटेट होता है, जहाँ पे आप कंफर्टेबली रहते हो जिस एनवायरनमेंट में, उसकी इकोलॉजी उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल निश। तो अलग अलग एनवायरनमेंट में, अलग अलग हैबिटेट में रहने के लिए एवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो अडेप्टेशंस शो करते हैं, और वो अडेप्टेशंस डाइवर्सिफाइड होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजी होते हैं ऑफ द निश। ओके, जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जहां वो इनहेबिट कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं, वहां के हिसाब से वो अडेप्ट करते हैं। विद सच डाइवर्जेंस ऑफन अकरिंग एक्सट्रीमली रैपिडली। और ये जो डाइवर्जेंस है, ये जो अडेप्टिव नेचर है, वो किस तरीके का है, बहुत ही ज्यादा रैपिड है। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर इन माय एक्सप्लेनेशन कि एग्जैक्टली अडेप्टिव रेडिएशन है क्या, इसकी डेफिनेशन को हमें किस तरीके से पढ़ना है। अब हम एकदम सिंपल टर्म्स में आपको अगर बता दें, तो अगर एक हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है यहाँ पे, जिसको कि हम डिनोट कर रहे हैं ए से, राइट, तो ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये अगर दूसरे एनवायरनमेंट में, दूसरे एरियाज में रहने के लिए माइग्रेट कर जाती है, ठीक है, और वहां के हिसाब से, वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये अपने आप को अडेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से इसमें कुछ नए फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं, और वो जो नए कैरेक्टर्स हैं वो इस रिजल्टेंट पॉपुलेशन को, जिसको मैं बी से डिनोट कर रही हूँ, इस रिजल्टेंट पॉपुलेशन को ओरिजिनल पॉपुलेशन से बिल्कुल डिफरेंट बना देते हैं, डिफरेंट स्पीशीज की तरह इसको बना देते हैं। तो अगर हम सिंपल भाषा में, रेडिएशन क्या है? अडेप्टिव रेडिएशन है किसी भी एवोल्यूशनरी ग्रुप का या किसी पॉपुलेशन का डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस में जाके इनहेबिट करना, उनको ऑक्यूपाई करना, और उन निशेस के इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, और वो चेंजेस जो हैं वो बहुत रैपिड होते हैं और बहुत एक्सट्रीम होते हैं, जिनकी वजह से हम नई स्पीशीज तक बन जाती हैं। हमको लगता है कि ये उस एवोल्यूशनरी स्टॉक का एक डिफरेंट वर्जन है। न्यू स्पीसिएशन हैज, द प्रोसेस ऑफ स्पीसिएशन हैज टेकन प्लेस। तो अडेप्टिव रेडिएशन हैज टू कंपोनेंट्स, पहला प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज, और दूसरा adaptation of constituent species to the diversity of ecological niches। ठीक है,
तो पहला कि हमारा एक डिफरेंट स्पीशीज बन जाता है डिफरेंट इकोलॉजिकल निश के हिसाब से, और दूसरा पॉइंट है कि उस निश के हिसाब से वो स्पीशीज जो डेवलप होता है वो अडेप्टेड होता है, बेस्ट सूटेड होता है उस एनवायरनमेंट के लिए। अडेप्टिव रेडिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें डार्विन के फिंच के एग्जाम्पल में मिलता है। उन्होंने गैलापागोस फिंचेस पे अपनी स्टडी करी थी और उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एनवायरनमेंट इन विच द फिंचेस आर लिविंग, 18 तरीके की स्पीशीज वहां पे मिलती है फिंचेस की, डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न और शेप ऑफ द बीक। और ये जो शेप ऑफ द बीक है ये हमारे उनका जो फूड बिहेवियर है, जो फूड इनटेक है, उसके हिसाब से उनकी बीक का शेप जो है वो एडजस्टेड होता है। तो इन्होंने ये जो ओरिजिनल स्टॉक था ये डिफरेंट इकोलॉजिकल निशेस को इनहेबिट किया और वहां पे उनका जो फूड पैटर्न था उसको उन्हें चेंज करना पड़ा, अपनी डाइट के पैटर्न को चेंज करना पड़ा। जहाँ पे इंसेक्ट्स थे तो वो इंसेक्ट ईटिंग हो गए और उनकी बीक का शेप इस तरीके का पॉइंटेड रहा। जहाँ पे वुड पैकिंग करने के बाद इंसेक्ट ईटिंग करनी थी, मतलब लकड़ी की पेड़ की बार्क को खोद के तब उसमें से अंदर से इंसेक्ट्स निकाल के खाते थे, उनकी बीक का शेप ब्रॉड और पॉइंटेड हो गया, हार्ड हो गया। जो सीड ईटिंग थे उनका डिफरेंट रहा, उसमें एक कोनिकल पॉइंट था जिससे कि वो सीड को ब्रेक कर पाते थे। इसी तरीके से बहुत सारे उनको वेरिएंट्स वहां पे देखने को मिले। तो ये एक बेसिक क्लासिकल एग्जांपल है अडैप्टिव रेडिएशन का। बट अब हम लोग बात करेंगे एंथ्रोपोलॉजी में, वी शुड कॉन्सेंट्रेट आवरसेल्व्स टू द प्राइमेट्स, बिकॉज प्राइमेट्स ऑर्डर का ही मेंबर है हमारा ह्यूमन, और हमारी एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन के अराउंड ही मूव करती है। सो व्हेनेवर वी आर राइटिंग एन एग्जाम, राइटिंग एनी आंसर रिलेटेड टू अडैप्टिव रेडिएशन, तो उसमें हम मैमल्स का, फिशेस का, बर्ड्स का एग्जाम्पल देने के बजाय अगर प्राइमेट्स का एग्जाम्पल देके अडैप्टिव रेडिएशन को समझाते हैं, देन इट वी विल बी फेयर एनफ विद आवर सब्जेक्ट, राइट। तो अब सबसे पहले अडैप्टिव रेडिएशन प्राइमेट्स में डिस्कस करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राइमेट्स हैं क्या। प्राइमेट एक ऑर्डर है, ओके। प्राइमेट जो हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन है उसमें प्राइमेट्स जो है वो एक ऑर्डर है, और ह्यूमंस भी इसी ऑर्डर के मेंबर हैं। हाईएस्ट एवोल्यूशनरी लाइन में जो मेंबर है वो कौन है? ह्यूमन है। लेकिन इस ऑर्डर के साथ एक प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। इसमें एक छोटा सा माउस के साइज का भी एनिमल है और एक गोरिल्ला के जैसा लार्ज साइज्ड एनिमल भी है। इसमें नॉक्टर्नल एनिमल्स भी इसके मेंबर हैं और डायर्नल एनिमल्स भी इसके मेंबर हैं। नॉक्टर्नल का मतलब है वो एनिमल्स जो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं। डायर्नल का मतलब है कि जो दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं। इसमें इंसेक्ट ईटिंग भी है, इसमें कार्निवोर्स भी हैं, इसमें लीव्स खाने वाले भी हैं, इसमें ओमनिवोर्स भी हैं। तो इसको एक डिफाइन करना या उसकी एक पिक्चर खींचना, डेफिनेशन एग्जैक्ट निकालना बहुत मुश्किल काम था। बट मेवार्ट ने जो डेफिनेशन दी है प्राइमेट्स की इन द ईयर 1873, दिस डेफिनेशन इज वेरी largely accepted in the anthropological community। तो मेवार्ट क्या कहते हैं कि मेवार्ट ने डिफाइन किया है प्राइमेट्स को एज अंगिक्यूलेट। दैट मीन्स कि उनके जो हैंड्स और पैर हैं उनके डिजिट्स सेपरेटेड हैं। देन क्लैविक्यूलेट, दैट मीन्स कि हमारे पास कॉलर बोन इज प्रेजेंट इन ऑल द प्राइमेट्स। देन प्लेसेंटल मैमल्स, कि जो विविपैरस हैं, जो बेबीज हैं, दे ड्रॉ देयर न्यूट्रिशन थ्रू प्लेसेंटा। देन जो हमारे आई ऑर्बिट्स हैं, दे आर इंसर्कल्ड बाय द बोनी रिम। तो हमारी आंखें जो हैं उनके चारों तरफ बोनी रिम है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टीथ एटलीस्ट एट वन टाइम ऑफ लाइफ। मतलब कि जो हमारा, अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल दें जो बहुत कॉमन है, आप सबने देखा होगा, बच्चों के दूध के दांत होते हैं और बड़ों के एडल्ट के प्रॉपर परमानेंट टीथ होते हैं। तो बच्चों के दांत में आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से तरीके के दांत होते हैं। इंसाइजर,
कैनाइन और प्रीमोलर, उनमें मोलर्स नहीं होते हैं। लेकिन एडल्ट्स में आपको 4 तरीके के दांत मिलेंगे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो जो मान लीजिए कि हमारे छोटे बच्चे हैं, उनमें जैसे ही टीथ प्रेजेंट हुआ तो एटलीस्ट 3 काइंड्स ऑफ टीथ वहां पे प्रेजेंट हमको मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसाइजर और कैनाइन निकलेगा और प्रीमोलर नहीं निकलेगा, नहीं, 3 प्रकार के दांत कम से कम किसी न किसी टाइम ऑफ लाइफ में एटलीस्ट दे शुड हैव 3 टाइप्स ऑफ टीथ। देन ब्रेन ऑलवेज विद पोस्टीरियर लोब एंड अ कैल्कराइन फिशर। तो ब्रेन में हमेशा कैल्कराइन फिशर प्रेजेंट मिलेगा आपको। इनर मोस्ट डिजिट ऑफ एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ एक्सट्रीमिटी इज अपोजेबल। या तो हाथ या तो पैर, किसी न किसी एक एक्सट्रीमिटी का जो इनर मोस्ट डिजिट है वो अपोजेबल होगा, जिसको कि हम थंब या ग्रेटर टो कहते हैं। हेलिक्स विद फ्लैट नेल और नन। जो हेलिक्स है उसमें नेल जो होगा वो फ्लैट होगा या नहीं होगा। अ वेल डेवलप्ड सीकम, पेनिस पेंडुलस, टेस्टिस स्क्रोटल एंड ऑलवेज 2 pectoral mammary glands will be present. So this is the definition, most widely accepted definition of the order primate. Now let us see कि प्राइमेट्स को हम फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये तो हमने प्राइमेट्स को भी डिफाइन कर लिया कि प्राइमेट्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। तो इसमें 2 सब ऑर्डर्स हैं। जो सबसे प्रिमिटिव है वो है प्रोसीनियाई, और दूसरा जो सब ऑर्डर है वो है एंथ्रोपॉइडा, जो थोड़े से एडवांस फॉर्म्स आते हैं एंथ्रोपॉइडा में, और प्रिमिटिव फॉर्म्स आते हैं प्रोसीनियाई। प्रोसीनियाई में 3 मेजर ब्रांचेस हैं, लीमर्स, लॉरिसेस, टार्सिफॉर्मीज। ठीक है, ये 3 वैरायटी हमको प्रोसीनियंस में मिलती है। ये जनरली सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसमें हमें टार्सियस जो है वो मिलता है प्रिमिटिव फॉर्म का, जिसको हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। फिर एंथ्रोपॉइडा जो है वो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज में डिफरेंशिएटेड है। न्यू वर्ल्ड मंकीज में आगे चल के और डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये जब मैं प्राइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तब ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी मुझे सिर्फ ये बताना है आपको कि ब्रॉड आउटलाइन क्या है। तो न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं। अब हम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को ज्यादा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से ही हमारा होमोसेपियंस निकला है, राइट। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज जो है उसमें कैटाराइनी स्टॉक में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और होमिनोइडा आ जाती है। होमिनोइडा ही आगे चलकर एप्स में और ह्यूमंस में डिवाइड हो जाती है, और एक एवोल्यूशनरी लाइन जो है वो होमोसेपियंस हमको अल्टीमेटली यहाँ पे मिल जाए। तो ये तो हमने बेस बना लिया कि प्राइमेट्स हैं क्या और उनका क्लासिफिकेशन कैसा है। अब देखते हैं एक चीज और पहले से दिमाग में रख के चलिए, प्राइमेट का अगर एडेप्टिव रेडिएशन समझना है तो, कि कब कौन सा प्राइमेट आया, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो जो हमारा एंसेस्ट्रल स्टॉक था प्राइमेट्स का, राइट, जो हमारा एंसेस्ट्रल स्टॉक था प्राइमेट्स का, उसमें से सबसे पहले कौन डाइवर्सिफाई हुआ, किसकी लाइन डाइवर्सिफाई हुई? ये हमारे प्रोसीनियंस की जो लाइन थी वो सबसे पहले वहां से डाइवर्सिफाई होती हुई हमें दिखाई दे रही है। प्रोसीनियाई सब ऑर्डर जो है उसकी लाइन हमको सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता दिखाई दे रहा है। और उसके बाद हमको क्या मिलता है कि ये यहाँ से हमारे एंथ्रोपॉइड्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हुए हैं, डाइवर्सिफाई होते चले गए हैं। सबने अपनी अपनी निश के हिसाब से, अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने अपने अंदर अडेप्टेशंस डेवलप किए हैं। अब देखिए एंथ्रोपॉइड्स में कौन कौन आता है। एंथ्रोपॉइड्स में पहले सबसे हमारे न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज निकले, डाइवर्सिफाई हुए, अलग हो गए। ये इनका सबसे पहले रेडिएशन हुआ, ये बाहर निकले, इन्होंने अपने हिसाब से अडेप्ट किया। उसके बाद हमारे एप्स अलग हो गए, जिसमें से गिबन लेसर एप है, ओरंगुटन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब अलग हो गए। और फिर अंत में हमारा
जो स्टॉक था एवोल्यूशनरी लाइन ह्यूमंस की यहाँ से सेपरेट हो जाए। चिंपैंजीज यहाँ से डाइवर्सिफाई हो गए हैं, एप्स यहाँ से डाइवर्सिफाई होना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले ये गिबन डाइवर्सिफाई हुआ, देन ओरंगुटन, देन गोरिल्ला एंड देन अल्टीमेटली चिंपैंजी। So with this background, keep all this in mind and now try to understand what is adaptive radiation in how adaptive radiation took place in primates. अब देखिए, सबसे पहले primates कब आए? Primates आए Eocene epoch में. Earliest primates likely descended from a small nocturnal insectivorous animal. तो जो हमारा एंसेस्टर स्टॉक था वो कौन लोग थे, किस तरीके के मैमल्स से हमारे प्रोसीमियंस निकले हैं? दे वर इंसेक्टिवोरस मैमल्स से, जो कीड़े खाते थे, जो छोटे छोटे मैमल्स थे जो कीड़े खाते थे, जो बेसिकली उनकी डाइट कीड़ों पर थी। वो हमारा प्राइमेट ऑर्डर उनसे निकले हैं प्रोसीमियंस। ठीक है, तो प्रोसीमियंस बेसिकली नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात में एक्टिव होते हैं, दिन में सोते हैं। आर्बोरियल होते हैं नेचर में, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेड़ पर बिताते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर नहीं रहते हैं, मोस्टली पेड़ पर रहते हैं। उनका जो स्टीरियोस्कोपिक विजन, स्टीरियोस्कोपिक विजन क्या होता है एक बार मैं क्विकली बता दूं। स्टीरियोस्कोपिक विजन वो विजन है जो प्राइमेट ऑर्डर की खासियत है, वो प्राइमेट्स में डेवलप हुआ है। उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम डिस्टेंस को जज करते हैं, स्पीड को जज करते हैं कि ये कोई चीज है तो ये कितनी दूर है, हम इसमें कितनी स्पीड से कूदेंगे तो हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस का जजिंग है, स्पीड की जजिंग है, इसको हम लोग स्टीरियोस्कोपिक विजन कहते हैं। तो प्रोसीमियंस में ये डेवलप बहुत प्रॉपरली नहीं हुआ था, वेल डेवलप्ड नहीं था, डेवलप था बट वेल डेवलप नहीं था। Prosimians radiated to different parts of the world and inhabited diverse environment due to better adapted limbs. अब जो उनके limbs थे they were proper और उसकी वजह से उनका vision भी improved था, जिसकी वजह से वो brachiation अच्छा कर लेते थे। They were having an advantage in brachiation. Brachiation क्या है? एक डाल से दूसरी डाल को पकड़ पकड़ के झूलते हुए आगे बढ़ने की जो लोकोमोशन पैटर्न है उसको हम लोग ब्रेकिएशन कहते हैं। नाउ ड्यूरिंग Eocene epoch, prosimians experienced an adaptive radiation and expanded into numerous niches over broad geographical area like Europe and America. तो इनका जो ओरिजिन है वो अफ्रीकन ओरिजिन है प्राइमेट्स का, लेकिन Eocene epoch में क्योंकि they were on the advantageous position, वो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर लिया। ठीक है, they migrated to Europe and North America। और ये माइग्रेशन पॉसिबल क्यों हुआ? ये पॉसिबल इसलिए हुआ क्योंकि उस समय यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका वर जॉइंड एज अ लार्ज लैंड मास नोन एज लॉरेशिया। तो दोनों लैंड मासेस जुड़े हुए थे जिनको हम लोग लॉरेशिया कहते हैं, और क्लाइमेट भी उनका फेवरेबल था उस समय। क्लाइमेट वाज वार्म, जो उनके लिए सुटेबल था। दे वर बेटर ब्रैकिएटर्स, तो वो एक अपना मूव करते हुए वो डिफरेंट यूरोप और अमेरिका के एरियाज में चले गए। नाउ सी दिस इज अ प्रोसीमियन। मैं चाहती हूँ कि आपके दिमाग में इमेज रहे कि अगर आप इमेज देख के किसी चीज को रिलेट करते हो तो आप ज्यादा अच्छे से उसको याद कर सकते हो, वो ज्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहती है। तो ये टार्सियर है, प्रोसीमियन है, ये अभी भी लिविंग है और इसको हम लोग लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। इसका शेप देख लीजिए और गोरिल्ला का शेप इमेजिन कर लीजिए, ह्यूमंस को देख लीजिए, वी ऑल बिलोंग टू सेम ऑर्डर, राइट? वेरी एस्टोनिशिंग। तो इसको Now this is Loris, this is also a prosimian। ये उस समय Eocene epoch में ये सब जो थे डोमिनेट कर रहे थे। This is lemur। अच्छा, एक खास बात प्रोसीमियंस की और थी कि इनका जो फोरम एंड मैग्नम था वो सेंट्रली और इंटीरियरली प्लेस था, जैसे कि जिसकी वजह से ये सिर अपना जो है सीधा रख पाते थे, और जब सिटिंग पोस्चर में होते थे और हॉपिंग करते थे तो इनका हेड जो है वो वर्टिकली स्ट्रेट रहता था।
नाउ जब इयोसीन एपॉक खत्म होने लगा तब क्या हुआ, तब तक ये पूरी दुनिया में फैल चुके थे, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका सब जगह थे। लेकिन क्योंकि ठंड बढ़ने लगी, ग्लोबल कूलिंग होने लगी ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ ओलिगोसीन, तो जो इनका कंपटीशन था विद अदर मैमल्स, धीरे धीरे क्या हुआ इनके साथ, ये एक्सटिंक्ट होने लगे। अब देखिए, जब ग्लोबल कूलिंग हुई तो इनका ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ ओलिगोसीन, तो इनका जो ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे वर्ल्ड में, लेकिन ये दे स्टार्टेड बिकमिंग एक्सटिंक्ट क्योंकि फेवरेबल नहीं रह गया क्लाइमेट इनके लिए। ठीक है, अब बाय द एंड ऑफ द इयोसीन इनको रिप्लेस किसने किया, एंथ्रोपॉइड प्राइमेट्स ने किया। अभी तक हमारा क्लाइमेट इनको फेवर कर रहा था, तो इनकी जनसंख्या बढ़ रही थी। ये ब्रेकिएटर्स थे, दे वर हैविंग गुड आईसाइट, गुड विजन, और नॉक्टर्नल थे, रात में काम एक्टिव रहते थे। और अब क्या हुआ, ग्लोबल कूलिंग की वजह से इन्वायरमेंट इनके लिए सूटेबल नहीं रह गया, तो इनको रिप्लेस करने के लिए नया स्पीशीज डेवलप हुआ, जिसको कि हम कहते हैं जो एंथ्रोपॉइड प्राइमेट्स थे। अब ओलिगोसीन इपॉक आ गया, तो उसमें कौन सी स्पीशीज फ्लरिश करी, प्रोसिमियंस? नहीं, प्रोसिमियंस धीरे धीरे गायब होने लगे और उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास नया स्टॉक था, और वो था एंथ्रोपॉइड प्राइमेट्स का, जिन्होंने तेजी के साथ अपने आप को डेवलप किया। अब मंकीज के पास क्या, और एंथ्रोपॉइड प्राइमेट्स में पहले डाइवर्ज होने वाले जो ग्रुप था वो मंकीज का था, अभी आपने पहले डायग्राम में देखा था। तो इनके पास क्या अडेप्टिव एडवांटेज थी, दे वर हैविंग लार्जर ब्रेन्स, उनकी आईज जो थी वो मोर फॉरवर्डली प्लेस्ड थी, जिसकी वजह से उनका स्टीरियोस्कोपिक विजन बहुत एक्यूरेट आ गया था। और इनका डायर्नल नेचर था, ये दिन में एक्टिव रहते थे, रात में ये सोते थे। और इन्होंने अपनी डाइट में भी डिफरेंस लाया, इंसेक्टिवोरस डाइट को रिप्लेस किया इन्होंने वेजिटेरियन डाइट से, और स्टीरियोस्कोपिक विजन भी उनका ज्यादा था। तो इनके पास एडवांटेज ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये ओलिगोसीन इपॉक में मंकीज की संख्या बढ़ने लगी, एंथ्रोपॉइड प्राइमेट्स की संख्या ज्यादा होने लगी और प्रोसिमियंस की संख्या कम होने लगी। A number of fossils of Oligocene primate are found in Fayum beds of Egypt. तो इजिप्ट में सबसे ज्यादा हमें फॉसिल मिलते हैं एंथ्रोपॉइड्स के ओलिगोसीन टाइम। ये हैं ओलिगोसीन प्राइमेट्स, ये यहाँ पे ब्रेकिएशन कर रहा है, ये ब्रेकिएशन कर रहा है, ये गोरिल्ला हो गया। इस तरीके से न्यू वर्ल्ड, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, एप्स, ह्यूमंस सब एंथ्रोपॉइड्स में आते हैं। अब आगे देखिए, in Oligocene, ancestors of the old world monkeys and apes diverged from the ancestral stock. अभी तक क्या था कि पहले न्यू वर्ल्ड मंकीज निकले, उसके बाद जो एंसेस्ट्रल स्टॉक था उसमें से ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और एप्स ने अलग अलग एवोल्यूशनरी लाइंस पकड़ ली। ठीक है, और इजिप्टोपिथिकस is thought to be the common ancestor of ape and old world monkey lineages. तो जब न्यू वर्ल्ड मंकी निकल गए, तो उसके बाद नेक्स्ट एवोल्यूशनरी लाइन में निकलने वाला कॉमन एंसेस्टर से कौन था, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और एप्स। इस डायग्राम में आप देखिए, ये ओलिगोसीन है, ओलिगोसीन में इजिप्टोपिथिकस है जिसका फॉसिल रिमेन हमें मिलता है 33 मिलियन ईयर्स अगो का है। और उसके बाद ये हमें दो डाइवर्सिफिकेशंस यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन बीच का कोई कनेक्टिंग लिंक एग्जैक्ट अभी हमारे को नोन नहीं है, लेकिन एक निकल जाता है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का और एक निकल जाता है एप्स और ह्यूमंस का। तो दो फ्रैगमेंट्स में ये यहाँ पे डिवाइड होता हुआ हमको दिखाई देता है। नाउ दिस इज अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इजिप्टोपिथिकस, प्रोबेबली इस तरीके के दिखते थे इजिप्टोपिथिकस। और ये देखिए, फॉसिल रिकॉर्ड ज्यादातर हमको कहाँ पे मिल रहे हैं, अफ्रीका में मिल रहे हैं, राइट। तो दे वर मोर फ्लरिशिंग इन अफ्रीका।
अब मायोसीन में क्या हुआ? नेक्स्ट एपॉक था मायोसीन. इन दिस एपॉक अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ एप्स और होमिनिड्स टुक प्लेस. अब ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज से ज्यादा हमको एप्स मिलने लगे. उनका अडेप्टिव रेडिएशन हुआ. जो एप्स थे उन्होंने नए अपने आप को मॉडिफाई भी किया और नई नई एनवायरनमेंट को इनहेबिट किया, नई नई प्लेसेस को इनहेबिट किया. और मोर देन 20 जेनरा ऑफ एप्स एग्जिस्टेड ड्यूरिंग मायोसीन. 20 से भी ज्यादा वैरायटी के एप्स जो हैं वो मायोसीन के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, जो अपने बॉडी साइज में और अपनी अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज में एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे. मायोसीन मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ग्रेट एप्स एंड स्प्रेड फ्रॉम अफ्रीका टू एशिया एंड यूरोप. अब ये इतनी फेवर्ड स्पीशीज हो गई, उस समय इतनी सूटेबल हो गई, बेस्ट फिट हो गई कि इन्होंने अपनी निश को एक्सपैंड किया. अभी तक अफ्रीका में ज्यादा मिल रहा था, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि मैक्सिमम फॉसिल्स हमको अफ्रीका में ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी निश को एक्सपैंड किया. कहाँ? इन एशिया एंड यूरोप. The ancestors of orangutan Sivapithecus moved to western and subsequent ईस्टर्न एशिया. इन्होंने अफ्रीका से बाहर मूव करना शुरू किया. ये देखिए मायोसीन का है. अभी मैंने बताया कि पहले अफ्रीका में कॉन्सेंट्रेटेड थे, लेकिन धीरे धीरे जब एप्स ने डाइवर्सिफाई किया, एप्स की संख्या बढ़ी, मोस्ट फेवरेबल स्पीशीज हो गए उस समय वो. और तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया. वो एशिया में भी गए, वो यूरोप में भी गए और डाइवर्सिफाइड हो गए, मोस्ट फ्लरिशिंग हो गए. 20 से ज्यादा जीनस हमको मायोसीन के में मिलते हैं एप्स के. अब ड्रायोपिथिकस की जो लाइन है वो यूरोप की तरफ हमको मिलती है. ड्रायोपिथिकस एप मूव टुवर्ड्स यूरोप ड्यूरिंग लेट मायोसीन. ग्रेजुअली देयर एवोल्यूशनरी लाइन वेंट एक्सटिंक्ट. लेकिन वो ज्यादा दिन तक वहां फ्लरिश नहीं कर पाए, उन्होंने आगे अडेप्ट नहीं कर पाए वो, और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए. क्यों? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, वो ग्लोबल कूलिंग का टाइम था और उसमें वो अपनी डाइट को और अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ड्रायोपिथिकस एक्सटिंक्ट हो गया. जबकि अफ्रीका में क्या हुआ? इन अफ्रीका चेंज इन एनवायरनमेंट फेवर्ड एप्स. अब वहां पे जो चेंज हुआ वो एप्स के फेवरेबल था, और ड्यू टू देयर उन्होंने भी अपने आप को चेंज किया. एप्स ने भी अपने आप को चेंज किया. क्या किया चेंज उन्होंने अपने आप को आर्बोरियल लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ दोनों के लिए एडजस्ट कर लिया कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पेड़ पे चढ़ के भी रह लेंगे, और अगर हमें नहीं मिलेगा पेड़ तो हम जमीन पे भी रह लेंगे. तो दे अडेप्टेड इन अ बेटर वे, जिसकी वजह से अफ्रीका में एप्स फिर फ्लरिश कर गए, लेकिन यूरोप में वो एक्सटिंक्ट हुए. अब वो आइस एज में मूव कैसे करे? आइस एज में क्या हुआ? आइस की वजह से ये जो सी लेवल था वो लोअर हो गया, और ये जो डार्क ग्रे कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा जो है वो एक्सटेंशंस बन गए थे उस समय पे. आइस कवर हो गया था इसके ऊपर. और ये जो ओरिजिनल लाइट कलर का है ये ओरिजिनल मेन लैंड है, और लेकिन उस समय तक क्या था? आइस कवर की वजह से बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई थी बाउंड्रीज, और इस तरीके से पैचेस भी बीच बीच में डेवलप हो गए थे, जिससे उनका मूवमेंट फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर इजी हो गया था. राइट. तो दिस इज हाउ दे मूव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट निशेस. अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा सेम स्टॉक था, और सेम स्टॉक से पहले ड्रायोपिथिकस निकले जो यूरोप को इनहाबिट किया उन्होंने, लेकिन ड्यू टू अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस वो वहां पे एक्सटिंक्ट हो गए. उसके बाद हमको वहां से और डिफरेंट जो अफ्रीका के एप्स थे, जैसे गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लिया और वो वहां पे फ्लरिश हुए. और बाद में आगे चल के सेम एंसेस्ट्रल स्टॉक से कुछ हमको डेवलपमेंट दिखाई देता है. ह्यूमन की एवोल्यूशनरी लाइन और आगे बढ़ गई. पैन ने एडजस्ट कर लिया, वो वहां रहने लगे. पैन मीन्स चिंपैंजी.
गोरिल्ला ने एडजस्ट कर लिया, वो वहां रहने लगे, लेकिन कुछ ने अपने आप को और डेवलप किया, वो होमिनिड लाइन पकड़ लेते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब प्लायोप्लेस्टोसीन में क्या हुआ? द चिंप एंड ह्यूमन लीनिएजेस डाइवर्ज्ड। तो जो चिंपैंजी थे वो अलग हो गए, और फिर जो एंसेस्ट्रल स्टॉक था जो अपने आप को और इवॉल्व कर रहा था, उसने ह्यूमन लीनिएज ले ली। ठीक है। ग्लोबल कूलिंग इन द लैटर पार्ट ऑफ द मायोसीन led to the extinction of all apes in the northern latitude. अब नॉर्दर्न लैटिट्यूड इतना ज्यादा कोल्ड हो गया कि नॉर्दर्न लैटिट्यूड के जितने भी एप्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। अब फॉरेस्ट कवर जो अफ्रीका में था वो भी बहुत कम हो गया, वो बहुत रिड्यूस हो गया ओवर टाइम ड्यू टू क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस। बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे थे क्लाइमेट में, तो फॉरेस्ट पे बुरा असर पड़ा, फॉरेस्ट खत्म हो गए। अब ये जो एप्स थे वहां पे, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया उस न्यूली फ्लक्चुएटिंग एनवायरनमेंट में, और उन्होंने एक नई स्पीशीज को जन्म दिया जिसको कि हम होमिनिन्स कह सकते हैं। और होमिनिड लाइन का जो पहला एंसेस्टर था वो एग्जिस्टेंस में आया, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसको कि हम फॉसिल रिकॉर्ड के तहत कहा जा सकता है कि Australopithecus is the first member of the family Hominidae। ये जो मेंबर था ये पहला बाइपेड था, और इसने अपने आप को अडेप्ट किया, दो पैरों पे खड़ा होना सिखाया। ग्रासलैंड्स हो गए थे, ग्रासलैंड में अगर आप क्वाड्रूपेड ही रहोगे तो सामने से जो भी प्रेडेटर आ रहा है वो आएगा, आप पे अटैक करेगा, आपको खत्म कर देगा। अगर आप क्लाइमेटिक कंडीशन सर्वाइव भी कर गए तो वो मजबूरी थी कि अपनी हाइट को बढ़ाना और ग्रास के ऊपर देखना सरवाइव करने के लिए, टू प्रिडिक्ट द डेंजर, टू नो अबाउट द सराउंडिंग्स। तो धीरे धीरे उन्होंने दो पैर पे चलना शुरू किया, विच गेव देम अ लॉट ऑफ एडवांटेज। होमिनिड एक्सपीरियंस एंड अडेप्टिव रेडिएशन ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन। तो होमिनिड लाइन का जो अडेप्टिव रेडिएशन है वो हमको किस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है? प्लेस्टोसीन का इपोक में हमें देखने को मिलता है। नाउ होमिनिड इमर्ज्ड एज अ न्यू डोमिनेंट स्पीशीज। अब वो बाइपीडल हो गए और वो डोमिनेंट स्पीशीज हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। पहला था इरेक्ट पोस्चर और दूसरा था बाइपीडल लोकोमोशन। इन दो चीजों की वजह से क्या हुआ? उनके जो हैंड्स थे, जो फोर लिम्स थे, वो फ्री हो गए। नाउ दे कैन यूज देम टू फॉर एनीथिंग, टू मॉडिफाई एंड इवन अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए उनके पास हाथ फ्री हो गए थे। विद द हेल्प ऑफ देयर यूनिक बायोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड कल्चर दे बिकेम द न्यू डोमिनेंट स्पीशीज। अब बायोलॉजी और कल्चर का क्या रिलेशन है ये मैंने अपने दूसरे लेक्चर में बहुत अच्छे से डायग्राम्स के साथ आप लोगों को समझाया है। उसका लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो वहां से आप इसको समझ सकते हैं उस लेक्चर से। तो बायोलॉजी और कल्चर दोनों साथ में आगे बढ़े। जैसे ही बाइपेड हुआ, उसका हैंड्स फ्री हुए, उसका दिमाग डेवलप हुआ, उसने स्टार्ट किया अपने हैंड्स को यूज करना टू मैनिपुलेट इट्स सराउंडिंग्स, और कल्चर डेवलप हो गया। और धीरे धीरे मैन बिकेम द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ द ऑर्डर प्राइमेट, और उसने मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में आज की डेट में आपको ह्यूमंस ने उनको इनहैबिट कर लिया है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, राइट? So this is all about the adaptive radiations in the primates. Now heading towards the confidence boosters, जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन अडेप्टिव प्राइमेट रेडिएशन। ये यूपीएससी में 2019 में पूछा गया है। अब इसी को और घुमा के भी पूछा जा सकता है कि प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ अडेप्टिव रेडिएशन वर्क फॉर प्राइमेट। इस तरीके से भी इस पे क्वेश्चन बन सकता है। देन एक्सप्लेन द फिनोमिनन
behind the wide distribution and presence of different primate fossils in different epochs. अगर इस तरीके से ट्विस्ट करके पूछा जाए, then also you have to use adaptive radiation to explain. Now, what another way of asking the question is that what is adaptive radiation? Explain it in reference to primates. तो ये जो टॉपिक है ये बहुत रेलेवेंट है आपके सभी तरीके के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के, चाहे स्टेट लेवल के हों चाहे नेशनल लेवल के हों. आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम अडेप्टिव रेडिएशन का कॉन्सेप्ट प्राइमेट्स के एवोल्यूशन में लगाते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं. नाउ इफ यू वांट यू कैन शेयर योर आंसर्स विद मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगी. तो अगर आप अपने आंसर्स लिख के मुझे उस पर फॉरवर्ड करेंगे तो देन आई विल बी एबल टू गाइड यू अकॉर्डिंगली. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट. अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ई-स्निपेट्स to update yourself about the future lecture.